गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को। आज सेशन आपका रिकॉर्डिंग रहेगा, लाइव नहीं रहेगा, तो इस क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट अपन कंटिन्यू लाइव कर लेंगे। आज कहीं जा रहे हैं तो इसलिए पहले आप ये क्लास को कंटिन्यू कर लेते हैं, है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी आप ये क्लास ही देते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम क्या पढ़ रहे थे, कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाला पार्ट पढ़ रहे थे। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाला पार्ट जो था आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसमें हम क्या क्या पढ़ लिए हैं एक बार हम क्विकली देखेंगे, ठीक है। कल की क्लास में थोड़ा बहुत ब्लर हो रहा था, तो शायद कहीं किसी को इशू आया हो तो डबल देख लीजिएगा, कोई डाउट आएगा तो पूछ लीजिएगा। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंक्रीट वाले सेगमेंट के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी कि जो हमारा लास्ट था मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे। देन अपन क्यूरिंग के बारे में डिस्कस किए थे। क्यूरिंग के बाद अपन पर्पज ऑफ क्यूरिंग क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किए थे। कितने टाइप के वाटर होते हैं क्यूरिंग के अंदर, कौन कौन सी मेथड होती है क्यूरिंग के लिए, इन सब बातों पर अपन डिस्कस किए थे। इसके अलावा हम कुछ आपको वाटर सेमेंट रेशियो के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जिक्र किए थे। एब्राहम वाटर सेमेंट लॉ क्या होता है, जो कि बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी देखे थे। अगेन अपन कंटिन्यू करेंगे वाटर पेमेंट रेशियो वाले टॉपिक से। 5 मिनट बेस बनाएंगे, इसके बाद आपकी क्लास बहुत अच्छी हो जाएगी। यही पास थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट अच्छे से डिस्कस नहीं हो पाया था कल की क्लास में। वाटर पेमेंट रेशियो कितना इंपॉर्टेंट है एक बात बताइए। इसलिए वाटर पेमेंट रेशियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है कि जो कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वाटर पेमेंट रेशियो के। क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वाटर पेमेंट रेशियो के। अब जब कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वाटर पेमेंट रेशियो के, हमें पता होना चाहिए कि वाटर पेमेंट रेशियो हम जनरली रखते कितना है। ये जो रखा जाता है 0.4 से 0.6 रखा जाता है। 0.4 आपका मिनिमम होता है, इससे कम पे नहीं रखेंगे। और जो मैक्सिमम होता है 0 पॉइंट आपका फिक्स होता है, 0.6 होता है। 0.6 पे आपको काफी अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है। अच्छा 0.4 से कम रखेंगे तो क्या प्रॉब्लम होती है, 0.4 से कम रखेंगे तो प्रॉपर कंसिस्टेंसी नहीं मिल पाती कंक्रीट को, प्रॉपर कंसिस्टेंसी नहीं रहती, प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन नहीं बन पाता। जब प्रॉपर कंसिस्टेंसी नहीं होती तो हनी कॉम्ड स्ट्रक्चर बन जाते हैं, हनी कॉम्ड स्ट्रक्चर बन जाते हैं। इसके बारे में यदि कल की इमेज हमने आपको दिखाई थी, हनी कॉम्ड स्ट्रक्चर बन जाते हैं, या फिर आप गूगल करके भी देख सकते हैं हनी कॉम्ड स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। अब 0.6 में क्या है कि प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन बनता है, बहुत अच्छा रहता है, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ अच्छी आ जाती है। लेकिन 0.6 से ज्यादा रखने पर क्या प्रॉब्लम आएगी कि पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी, वाइट्स की मात्रा वाटर की मात्रा ज्यादा है, वाटर की मात्रा ज्यादा है तो बहुत ज्यादा वाइट्स का फॉर्मेशन होगा। बहुत ज्यादा वाइट्स का फॉर्मेशन होगा तो फिलर उसमें कोई मटेरियल फिलर नहीं होगा। जब कोई मटेरियल फिल नहीं होगा तो वाइट्स की वजह से पोरोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब पोरोसिटी ज्यादा होगी तो कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो आपकी डाउन हो जाएगी। तो 0.6 से भी ज्यादा नहीं रखना है ताकि बहुत ज्यादा कैपिलरी वाइट्स ना बने जो कि स्ट्रेंथ को डाउन करे। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बातें इसमें लिखी हुई हैं, वही चीजें हमने कल आपको एक्सप्लेन भी की थी। आगे हम बात करेंगे, आगे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इस टेबल को अगेन एक बार क्विकली रिवाइज कर लेंगे, और ये टेबल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इस टेबल को आपको ध्यान में रखना है। अगेन हम रिपीट कर रहे हैं कि हमें डिपेंड नहीं करता है कि अपना हम वर्क कहाँ कर रहे हैं। मान लीजिए कोई बिल्डिंग का अपन वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कोई बिल्डिंग का वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी है, वहाँ का एक्सपोजर कैसा है, वहाँ का एक्सपोजर कैसा है, माइल्ड कंडीशन है, ठीक है, कि मॉडरेट कंडीशन है, यानी इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ का, माइल्ड है, मॉडरेट है, फीवियर कंडीशन है, वेरी फीवियर है, एक्सट्रीम कंडीशन है, किस तरीके की सिचुएशन है उसके बारे में जानते हैं। यानी वहाँ का एक्सपोजर चेक करते हैं। एक्सपोजर यदि आपने चेक कर लिया तो एक्सपोजर चेक करने के बाद आपको ये देखना पड़ता है कि जो अपन एक्सपोजर पता चल गया, हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, माइल्ड कंडीशन है, तो हम देखेंगे मिनिमम पेमेंट कंटेंट कितना चाहिए होता है, मिनिमम पेमेंट कंटेंट हमें कितना चाहिए होता है, वो भी किस में देखते हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि मैक्सिमम वाटर पेमेंट रेशियो कितना होता है, मैक्सिमम वाटर पेमेंट रेशियो अपन कितना रखेंगे इसके बारे में जानते हैं। फिर हम देख देखते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन सा यूज करेंगे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन सा यूज करेंगे, ठीक है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन सा यूज करेंगे। अब इसके अंदर भी देखना पड़ता है कि प्लेन पेमेंट कंक्रीट है कि आपका आरसीसी है, तो इन दोनों के लिए अलग अलग वैल्यू होती है। तो आप लोग इस वाले टेबल को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। दो बातें ध्यान में रखिएगा, यदि पेपर में आरसीसी
मेम्फन नहीं है तो मान लीजिए वो आरसीसी है, और यदि पीसीसी आप सोच रहे हैं ना कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट वाली वैल्यू है, तो पीसीसी मेम्फन रहेगा तभी इस वैल्यू को टिक करिएगा, अन्यथा आपको आरसीसी वाली वैल्यू समझ के उसको टिक करना है कि आरसीसी की बात कर रहा है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछेंगे तो आरसीसी वाला ज्यादा पूछा जाता है। पूछेगा कि मॉडरेट कंडीशन के अंदर कंक्रीट वर्क में ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना रखते हैं, मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो कितना होता है, मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होता है, तो ये टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जो हमारे पास आरसीसी वर्क होता है, आरसीसी वर्क यहाँ पास जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट अपन लेते हैं M20 लेते हैं, लेकिन ये दूसरे कोड के अकॉर्डिंग होता है, 456-2000 अकॉर्डिंग होता है। पेपर में पूछे कि आरसीसी वर्क के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 पे आपको टिक करना है, लेकिन ये पूछे कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट एज पर IF 456/1978 तो आपको M15 पे टिक करना होगा, M15 पे टिक करना होगा। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट एज पर 456/1978 तो M15, और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आरसीसी वर्क और इसमें कोड मेंशन ना हो तो M20 पे। अब दूसरी बात हमने डिस्कस की थी जो प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट होती है, जो प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट होती है उसमें एक होता है प्री टेंशनिंग, होता है पोस्ट टेंशनिंग। तो प्री टेंशनिंग में M40 यूज होता है, पोस्ट टेंशनिंग में M30 ग्रेड कंक्रीट यूज होता है। अब चलिए हमारा पहला सवाल हमारी स्क्रीन पे है, कुछ सवाल कर लेते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। इन सवाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। द लॉ स्टेट्स the compressive strength of hardened concrete is inversely proportional to the water cement ratio provided the mix is workable consistency is called। क्या पूछ रहा है कि जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है हार्डेंड कंक्रीट का, हार्डेंड कंक्रीट का मतलब ये हुआ कि हमारे कंक्रीट को लगभग 28 डेज हो चुके हैं, उसके बाद हम उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो लिखा हुआ है, यानी कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो के, वाटर सीमेंट रेशियो के। यदि इस तरीके से है तो कौन सा लॉ है, ये आपका होता है, कौन सा लॉ होगा, एब्राम वाटर सीमेंट रेशियो वाला लॉ, एब्राम लॉ होगा। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक लॉ भी नहीं है, पास्कल लॉ भी नहीं है, बर्नौली लॉ भी नहीं है। ये सिविल इंजीनियरिंग में आप बहुत अलग अलग चैप्टर के अंदर इसको पढ़ेंगे, बट एब्राम लॉ के बारे में आप जानिए कि ये एब्राम लॉ का कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे सभी लॉ के बारे में आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टली स्टेटमेंट तो कोई सवाल आएगा तो डेफिनेटली आप अच्छे से कर पाएंगे, सवाल आते रहते हैं। अभी इनको जब पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में आप पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में तीनों पढ़ते हैं, हाइड्रोस्टैटिक लॉ, बर्नौली लॉ, पास्कल लॉ। अगला सवाल हमारा है कि द वाटर सीमेंट रेशियो डायरेक्टली अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट मिक्स। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है डायरेक्टली अफेक्ट करता है स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट की, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो की वैल्यू ज्यादा तो स्ट्रेंथ कम, वाटर सीमेंट रेशियो की वैल्यू कम तो स्ट्रेंथ ज्यादा। सिंपल सी बात है, डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। और जब डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है तो टिपिकल वाटर सीमेंट रेशियो फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट, मतलब डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट, चाहे M20 हो, चाहे M30 हो, चाहे M15 हो, चाहे M10 हो, किसी भी ग्रेड का कंक्रीट हो, जनरली कितना लेते हैं, 0.4 से 0.6। ये आपने अभी स्टेटमेंट में देखा था। तो आपका एम्फर नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए एम्फर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका एम्फर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। M20 ग्रेड कंक्रीट implies द स्ट्रेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर क्यूब एट 28 डेज ऑफ क्यूरिंग फेल्बी। हमारे पास M20 ग्रेड कंक्रीट है। अब M20 ग्रेड में जो M आपका इंडिकेट करता है दैट इज मिक्स को इंडिकेट करता है। 20 क्या होता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 28 डेज। 28 डेज के बाद फिर क्या होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, अब आपको पता है जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अपन चेक करते हैं क्यूब की कंक्रीट के केस में, कंक्रीट का जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं तो जो क्यूब बनाते हैं वो आपका 15 सेंटीमीटर का होता है, यानी 150 mm का होता है। ये चीज़ें क्लियर है आपको। जबकि अपन सीमेंट का जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ करते हैं सीमेंट का तो कितना होता है, 70.6 सेंटीमीटर होता है, 70.6 mm होता है। 70.6 mm किसके केस में होता है, 70.6 mm होता है सीमेंट के केस में। सेंटीमीटर में 7.06 हो जाएगा, 7.06 सेंटीमीटर या 7 mm हो जाएगा ना, 7.06 सेंटीमीटर 70.6 mm हो जाएगा। इनके आप सीमेंट का जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं, लेकिन जब क्यूब का निकालते हैं तो क्यूब के केस में, कंक्रीट के केस में जो क्यूब होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है। अच्छा,
M20 ग्रेड का कंक्रीट है तो इसका 28 डेज बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होगा, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा। जो डिजिट होती है वही एग्जैक्ट लिफ्ट की स्ट्रेंथ होती है, वही उसी को इंडिकेट करता है, आपने देख लिया। तो यहाँ पर तो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। कई बार किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में भी दिया रहता है, इसको भी आपको कन्वर्ट करना सीखना है। The minimum grade of concrete is to be used in reinforced concrete work एच पर 456 1978। अब यहाँ पर क्या दिया है, साफ साफ आपको मेंशन किया है कि एच पर 456 1978। यदि एच पर मेंशन नहीं होता, जो जो एच पर वाली बात लिखी है ना, ये ना लिखी होती तो आप M20 पे टिक करते, लेकिन यहाँ पर क्या टिक करेंगे, M15 पे टिक करेंगे, क्योंकि उन्होंने मेंशन कर रखा है। तो आपको पेपर में इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, तभी आपकी बात बनेगी, क्योंकि बहुत काम की चीज होती है ना। अब छोटी छोटी वैल्यू भूल जाने से बहुत, यहाँ पर देखिए ना, एच पर 456 1978 M15 है, लेकिन 456 2000 अकॉर्डिंग M20 है। तो मेंशन है तो बहुत अच्छी बात है, मेंशन नहीं है तो आपको थोड़ा सा समझ के करना होगा। जस्ट अ मिनट। ओके, ये क्वेश्चन अपना हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इंक्रीज द मॉइस्चर कंटेंट। यदि कंक्रीट के अंदर हम मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, स्ट्रेंथ क्या होगी, रिड्यूस होगी, इंक्रीज होगी, क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। यदि मॉइस्चर कंटेंट अपन बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, रिड्यूस द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कम होगी, इंक्रीज द स्ट्रेंथ, डज नॉट चेंज द स्ट्रेंथ, इनमें से कोई नहीं। तो इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपको पता है कि जो हमारी स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर फेमेंट रेशियो, वाटर फेमेंट रेशियो। अब मॉइस्चर का मतलब आप वाटर की मात्रा बढ़ा रहे हैं, जब आप वाटर की मात्रा बढ़ाएंगे, वाटर की मात्रा बढ़ाएंगे तो ए वाली पूरी की पूरी वैल्यू हमारी बढ़ी हुई आएगी, ऊपर वैल्यू बढ़ी है नीचे छोटी है, यानी ए वाली वैल्यू बढ़ी आएगी, यानी स्ट्रेंथ आपकी रिड्यूस होगी, तो रिड्यूस द स्ट्रेंथ होगा, ये नंबर पे टिक होगा। अब लिखा होता डिक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट, यदि मान लो यही यहाँ पर क्या लिखा होता, डिक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट इन कंक्रीट, है ना, कंक्रीट के अंदर मॉइस्चर कंटेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब डिक्रीज होता मॉइस्चर कंटेंट, उस केस के अंदर ये वाली वैल्यू छोटी आती वाटर फेमेंट रेशियो का, तो स्ट्रेंथ आपका बढ़ा हुआ आता। तो एब्राहम लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M20 ग्रेड कंक्रीट, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा। अब M20 ग्रेड कंक्रीट की बात हुई तो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 20 न्यूटन कहीं दिया नहीं है तो किलोग्राम में कितना हो जाएगा, 200 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी छोटे छोटे सवाल दिखते हैं ना, लेकिन पूछते हैं पेपर में, है ना, ये जो पेपर में सवाल है ना, ये सारे पूछे जाते हैं। अब इन पेपर में सवालों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपके काम नहीं होंगे, ठीक है, ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपके काम नहीं होने वाले। जितनी वैल्यू है, जितने भी टेबल हैं, इन सबको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन किधर है अपना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमारे पास रेशियो दिया है वेरिएस इन ग्रेडियंट का, फेमेंट है, फैंड है, एग्रीगेट है, M20 ग्रेड का। M20 ग्रेड कितना होता है, चलिए फटाफट बताइए कि M5 का कितना होता है, M7.5 का क्या होता है, M10 का क्या होता है, M15 का क्या होता है, M20 का कितना होता है, और M25 का। M25 तो याद है 1 1 2 होता है, ठीक है, 1 1 2 होता है। इसका कितना होता है, इसका तो एक 1 1.5 3 होगा ना, 1 1.5 3 होता है, 1 3 6 होता है, 1 3 6 होता है, 1 2 4 होता है। ये वैल्यू सबको आपको याद रखनी पड़ेगी, जितनी भी वैल्यू है ना, ये वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक बार हमने फिर से पेस्ट कर दी पूरी की पूरी टेबल, तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी लंबे टाइम तक। M10 का 1 3 6 होता है, M15 का 1 2 4 होता है, M20 का 1 1.5 3 होता है, और M5 का होता है 1 5 10 1 4 8। यही वाला बार बार भूलता है सबको, 1 5 10 और 1 4 8। इनको आपको ध्यान में रखना है इन सब वैल्यू के बारे में, ठीक है। 1 5 10 होता है, 1 4 8 होता है, 1 3 6 होता है, 1 2 4 होता है, 1 1.5 3 होता है, 1 1 2 होता है, ठीक है। तो ये क्लियर होनी चाहिए, ग्रेड बढ़ता जा रहा है, ग्रेड क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 1.5 3 हो जाएगा। ऑर्डिनरी कंक्रीट इज नॉट यूज्ड फॉर कंक्रीट ग्रेड, जो M5 होता है और M7.5 होता है, ये आपका लीन कंक्रीट में आता है, इसमें आता है, लीन कंक्रीट में आता है। और M10 से लेकर के M25 किस में आता है, ऑर्डिनरी वर्क में आता है, ऑर्डिनरी वर्क में आता है। इसके बाद आपका
स्टैंडर्ड कंक्रीट आ जाता है, फिर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट आता है। तो एक बात बताइए कि ऑर्डिनरी कंक्रीट इज नॉट यूज्ड फॉर कंक्रीट, M10, M15, M25, M40 आपका यूज नहीं होगा, यानी डी नंबर आपका एम्फर हो जाएगा, डी नंबर आपका एम्फर हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डिनरी में आप M25 तक यूज होता है, M10 से लेकर के M25 तक यूज होता है। हर माइल्ड एंड मॉडरेट एक्सपोजर, माइल्ड एंड मॉडरेट एक्सपोजर, ये तो माइल्ड एक्सपोजर है या फिर मॉडरेट एक्सपोजर है। इफ 20 mm कोर सेग्रीगेट आर यूज्ड, यदि हम 20 mm कोर सेग्रीगेट को यूज करते हैं, ठीक है, मिनिमम सीमेंट कंटेंट पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट मस्ट नॉट बी लेस देन। तो फॉर माइल्ड एंड मॉडरेट कंडीशन दोनों को दिया हुआ है, या तो माइल्ड कंडीशन होगी या तो आपकी क्या होगी, मॉडरेट कंडीशन है। 20 mm का आपने यूज किया था, हमने बताया हुआ था 20 mm जनरली यूज होता है। मिनिमम सीमेंट कंटेंट पर क्यूबिक मीटर, यानी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बात कर रहा है, तो कितना होगा 300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा। अब यहाँ पर आपने मेंशन नहीं किया है कि आरसीसी है कि पीसीसी है, तो हमें मानना चल रहा है आरसीसी है। यदि उन्होंने पीसीसी मेंशन किया होता तो 280 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाता, 280 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाता। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो आपको छोटी छोटी वैल्यू को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा, छोटी छोटी वैल्यू को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा, तभी जाके बात बनेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर मॉडरेट इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट पूछा है मॉडरेट के केस में, मेंशन नहीं आरसीसी पीसीसी, तो आपका हमें आरसीसी लेके चलना होगा। तो मॉडरेट के केस में M25 होता है, M25 होता है, तो M25 चेक करना है। माइल्ड में कितना होता है M20, इसमें कितना होता है मॉडरेट में M25 होता है। पॉइजन रेशियो कितना होता है 0.15 होता है, ये तो डायरेक्टली आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला सवाल पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट मिक्स इज नॉट कन्फर्मेशन टू आर्बिट्रेरी मेथड ऑफ प्रोपोर्शनिंग, मतलब आपके पास बहुत सारे प्रोपोर्शन दिए हुए हैं, तो कौन सा सही नहीं है ना। 1 1 2 तो पता है आपका M25 का होता है, 1 3 6 पता है, 1 2 4 पता है, ठीक है, 1 3 6 1 2 4, 1 3 6 किसका होता है M10 का, M15 का 1 2 4 होता है, और M20 का 1 1.5 3 होता है। लेकिन 1 4 10 किसका होता है, 1 4 10 तो किसी का होता ही नहीं है, 1 4 10 किसका होता है, 1 5 10 होता है, 1 4 10 तो होता ही नहीं है। जब 1 4 10 किसी का नहीं होता तो आपका ये वाला गलत होगा, यही वाला गलत है। 1 5 10 होता है M5 का, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी इसका आंसर डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। एक सवाल है पूछा हुआ है, लेकिन इस सवाल को M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट द स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, तभी हम पढ़ेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालना सीख लेते हैं पहले, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालना सीख लेंगे, इसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे तो काफी अच्छे समझ में आएगा आपको। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, किसी कोई डाउट तो नहीं है ना। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो अभी तक हमने पढ़े थे, आगे क्वेश्चन हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहने वाला है गाइस स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। क्या रहने वाला है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होता है, जैसे आपने कंक्रीट को प्रिपेयर कर लिया, कंक्रीट आपका पूरा तरह से रेडी है, अब उस कंक्रीट को आप यूज करने वाले हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ चेक करना बहुत जरूरी होता है। तो स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है, कि प्रोपोर्शन बेस्ट होता है, क्या होता है, तो स्ट्रेंथ चेक करने के लिए कई तरीके होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। जैसे आपका एक होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, एक होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, एक होता है बेंडिंग स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, बहुत अलग अलग टाइप की स्ट्रेंथ होती है, जो कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के रिफरेंस में सबकी वैल्यू होती है ना। अब यहाँ से भी आपके अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम होते हैं उनमें सवाल पूछे जाते हैं। तो अब हमें देखेंगे कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में जो क्वेश्चन आते हैं, या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में इनकी जो वैल्यू होती है स्ट्रेंथ की क्या कैसे होती है, एक बार देख लेते हैं, फिर क्या इसका प्रोसीजर होता है उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट की होती है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 10% होती है,
है ना, बहुत ही कम होती है। आपको पता है कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है बहुत ही कम होती है। कम क्यों होती है कि मान लीजिए कंक्रीट का कोई क्यूब है, कंक्रीट का कोई क्यूब है। अब इस कंक्रीट के क्यूब में आपने क्या किया, टेंसाइल लोड लगाया। टेंसाइल लोड लगाएंगे तो इसके जो वाइड्स होंगे ना वो क्या होंगे, एक्सपांड होंगे। जब वाइड्स एक्सपांड होंगे तो क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 10% होती है। यदि हम बात करें बेंडिंग स्ट्रेंथ की, तो बेंडिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 15% होती है। शियर स्ट्रेंथ जो आपकी होती है 20% होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। तो हमारे साथ याद रखिए कि टेंसाइल स्ट्रेंथ 10%, बेंडिंग स्ट्रेंथ 15 और शियर स्ट्रेंथ 20%। टेंसाइल 10, बेंडिंग 15 और शियर स्ट्रेंथ 20% होता है फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी हमने चीजें बता दी थी कि कैसे कैसे किसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं कौन कौन से लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं कंक्रीट की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। तो जनरली अपन 3 पढ़ते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट पढ़ते हैं, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ पढ़ते हैं और स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ पढ़ते हैं। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाला, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसको डिटेल में हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप कंक्रीट करेंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जिस तरीके से आपने देखा था हम सीमेंट का निकालते थे, सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते थे तो हम क्या करते थे, वहाँ जो क्यूब रेडी करते थे वो 70.6 mm का क्यूब होता था। लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब 70.6 mm का क्यूब नहीं होता, दरअसल मोल्ड होता था। क्योंकि उस मोल्ड के अंदर ही हम तो क्या करते हैं, कंक्रीट को रेडी करते हैं। उस मोल्ड के अंदर ही हम कंक्रीट को रेडी करेंगे। अब जिस मोल्ड के अंदर हम कंक्रीट को रेडी करने वाले हैं उसकी साइज जो रहेगी वही आपके क्यूब की साइज होगी। ठीक है, पता है आपको ना। अब उसी तरीके से जब कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ करेंगे तो जो मोल्ड की साइज होती है वो 15 सेंटीमीटर यानी 150 mm होती है, 150 mm होती है। किसी भी प्रोपोर्शन में सैंड सीमेंट एग्रीगेट, सीमेंट सैंड एग्रीगेट का आप रेशियो ले लीजिए, सीमेंट सैंड एग्रीगेट का प्रोपोर्शन फिक्स कर लीजिए। फिर क्या करना है, जो हमारा क्यूब है आप देख पा रहे हैं ना, इस क्यूब की जो डायमेंशन है, इस क्यूब की जो डायमेंशन है ये आपकी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ विड्थ हाइट जो भी है, लेंथ विड्थ हाइट तीनों डायमेंशन आपके इसकी क्या है 150 mm की है। अब क्या करेंगे, इसमें जो कंक्रीट बनाएंगे तो ध्यान ये रखना है कि जो आप रेशियो फिक्स करेंगे तो ठीक है आप ले लेंगे कि ये M10 M15 M20 जो भी ले रहे हैं, M20 लेते हैं जनरली। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर जो एग्रीगेट है, एग्रीगेट की साइज को ध्यान में रखना है, जनरली 20 mm से ज़्यादा होनी चाहिए। 150 mm के क्यूब यदि बना रहे हैं, 150 mm के मोल्ड के अंदर यदि आप क्यूब बना रहे हैं तो जो एग्रीगेट की साइज है ग्रेटर देन होना चाहिए 20 mm से ज़्यादा, 20 mm से ज़्यादा। लेकिन आपको जो मोल्ड है, मोल्ड की जो साइज है वो 150 mm है, 150 mm इंटू 150 सॉरी 100 mm है। तो उस केस में जो नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट होता है लेस देन होता है 20 mm, नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट जो होता है लेस देन होता है 20 mm। अगेन इस बात को समझिएगा कि यदि हमारे क्यूब की साइज, यदि हमारे मोल्ड की साइज 20 mm से ज़्यादा है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, यदि मोल्ड की साइज 150 mm है तो आपको जो एग्रीगेट की साइज लेनी है वो 20 mm से ज़्यादा होनी चाहिए। यदि मान लीजिए एग्रीगेट मोल्ड की साइज 100 mm है, ठीक है, तो एग्रीगेट की साइज आपकी 20 mm से क्या होनी चाहिए, मतलब कहने का मतलब क्या था यहाँ पर 20 mm से ज़्यादा मतलब ये वाला सिंबल लगेगा ना, दिमाग कहाँ काम कर रहा है, 20 mm से ज़्यादा तो ये वाला सिंबल। अब 20 mm से कम होना चाहिए, 20 mm से कम होने का मतलब क्या हुआ, ये आपका 20 mm से कम होना चाहिए, लेस देन 20 mm होना चाहिए 100 mm के क्यूब में। कुल मिला के बात है कि आप क्यूब रेडी कर रहे हैं तो क्यूब रेडी करने के लिए मोल्ड चाहिए, तो मोल्ड की साइज यदि 100 mm है तो एग्रीगेट की साइज 20 mm से कम होनी चाहिए। मोल्ड की साइज 150 mm है तो एग्रीगेट की साइज एटलीस्ट 20 mm या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। फिर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर ये जो हमारा क्यूब है ना, इसको इस क्यूब के अंदर यानी इस मोल्ड के अंदर हम क्या करेंगे, कंक्रीट का फिलअप करेंगे। 3 लेयर में करते हैं, 3 लेयर में करते हैं। हमारे पास टैंपिंग राड होती है, टैंपिंग राड होती है। इस टैंपिंग राड का जो डायमीटर होता है ना 16 mm होता है और इसका जो लेंथ होता है 600 mm होती है। इस टैंपिंग राड को लेते हैं और 3 लेयर में इसकी फिलअप करते हैं, 50 50 50 3 लेयर में आ जाएगा। प्रॉपर इसकी कुटाई करते हैं, कंपैक्ट करते हैं और इसमें प्रॉपर क्यूब को कंक्रीट को फिलअप कर देते हैं। फिर अब आपने कर दिया, अब करने के बाद क्या करना है, अब करने के बाद क्या करना है, इसको थोड़ा पहले देखेंगे, पहले इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं फिर इसके बाद बताएंगे आपको। ठीक है, अब आपने डाल दिया ना टैंपिंग राड से, इसमें आप टैंप है ना रैम करते हैं, रैम निकल लेते हैं। फिर आप क्या करेंगे 24 घंटे के लिए 24 आवर के लिए पानी में रख देते हैं जहाँ 90% ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे, 90% मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन रहे।
24 आवर के लिए आप वहाँ रख देते हैं। अब आफ्टर 24 आवर जो आपका स्पेसिमेन है, जो आपका कंक्रीट का क्यूब है, उसको ले लेते हैं। आफ्टर 24 आवर उस जो कंक्रीट के क्यूब को हम लेते हैं, ठीक है। 24 आवर तक तो आप रख देते हैं, कोई इशू नहीं है। कहाँ रखते हैं? पानी के अंदर। फिर उसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? उसको ले जाते हैं, उसको ले जाते हैं 28 डेज तक इसमें क्यूरिंग करते हैं प्रॉपर। 28 डेज तक आप इसमें प्रॉपर क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग करने के बाद आफ्टर 28 डेज बाद इसकी स्ट्रेंथ को हम चेक करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं यूटीएम मशीन में, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में। हमने क्या किया? बढ़िया क्यूब को रेडी किया और उस मोल्ड को क्या किया? 24 घंटे तक पानी में रख देते हैं। फिर इसके बाद उस मोल्ड से क्यूब को बाहर निकाल लेते हैं। फिर उसके 28 दिन तक प्रॉपर क्यूरिंग करते हैं, 28 डेज तक। इसके बाद उसको क्या करते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में ले जाते हैं और उसमें लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है। जो लोड अप्लाई करते हो 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर के रेट से होता है। 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर के रेट से लोड अप्लाई करते हैं। तब तक अप्लाई करते हैं जब तक वो फेल ना हो जाए, और उस लोड को अपन मेजर कर लेते हैं, ठीक है। उस लोड को अपन मेजर कर लेते हैं। तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आता है कि किस लोड पर हमारा फेल हुआ है, यानी लोड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ना 150 mm इंटू 150 mm, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। मान लीजिए 400 किलो न्यूटन का लोड था, जितना भी लोड था, उस लोड को जो आपने अप्लाई किया, तो फेलियर लोड अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आ जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर के अंदर। लोड आपका न्यूटन में हो गया, एरिया mm स्क्वायर के अंदर, क्योंकि आपका mm के अंदर होता है डायमेंशन, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? अच्छा, किसी को कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अब एक काम करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि एक क्यूब का ले लेंगे तो बोल देंगे भैया ये स्ट्रेंथ है। एटलीस्ट आपको 3 क्यूब लेना है, 3 क्यूब लेना है। अब मान लीजिए हमारे पास 3 क्यूब, हमने 3 क्यूब टेस्ट किए, 3 क्यूब बनाए, तीनों क्यूब का हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाला आफ्टर 28 डेज। एक का P1 आया, दूसरे का P2 आया, तीसरे का P3 आया। तो हम तीनों का एवरेज ले लेते हैं, P1 प्लस P2 प्लस P3। तीनों क्यूब का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसका एवरेज निकाल लेते हैं, और जो भी आता है वो हमारा क्या होता है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। वही क्या होता है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट होता है। चीज़ क्लियर है? कितने स्पेसिमेन लेना होता है? 3। सवाल आया हुआ है। अब नोट करके हमने एक पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट को देखिए। हमने जब एवरेज 3 का निकाल लिया, लेट सपोज समझिए कि हमने 9 क्यूब ले लिए, हमने 3 क्यूब ले लिया, मान लो 3 क्यूब हमारे पास है, ठीक है। बहुत सारे क्यूब का हमने टेस्ट किया, या फिर बहुत सारे क्यूब का टेस्ट किया है, फिर ऐसे क्या फक्त हमने 9 क्यूब ले लिए। हमने 9 क्यूब हमारे पास है, 9 क्यूब हैं। इन 9 क्यूब का हमने एवरेज निकाला, एवरेज स्ट्रेंथ निकाली। फिर हम ये देखते हैं कि जो इंडिविजुअल क्यूब है, जो कोई एक क्यूब है, उसका प्लस माइनस 15%, उससे ज़्यादा है, यदि 15% ज़्यादा है, ठीक है, 15% कम है, तो उस केस के अंदर आप क्या करेंगे? उस क्यूब को डिस्कार्ड कर देते हैं, उस क्यूब को अपन सेलेक्ट नहीं करते हैं, उस क्यूब को अपन सेलेक्ट नहीं करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने जो देखा वो क्या था? प्रोसीजर था पूरा का पूरा। ये प्रोसीजर उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि आपने सीमेंट वाले टॉपिक में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपने पढ़ा था। क्योंकि सवाल कहीं से भी आ सकते हैं, कोई फिक्स दायरा नहीं होता, कोई फिक्स दायरा नहीं होता, सवाल कहीं से भी आए आपके बनना चाहिए। खासकर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जस्ट अ मिनट गाइज। तो इसको आपको कर लेना है। अब हमें देखेंगे कि कई बार क्या होता है कि जो आपने क्यूब बना के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाला है ना, क्यूब बना के आपने निकाला है, तो कई बार अपन क्या करते हैं? सिलेंडर बना के करते हैं। अब अच्छा, आप बोलेंगे सर क्यूब से काम नहीं चलता था तो सिलेंडर जरूरत पड़ गई। अब हम देखेंगे क्यूब के क्या इफेक्ट होते हैं, इसके बाद हम सिलेंडर वाला देखेंगे, ठीक है। ऐसी क्या जरूरत हमें पड़ गई कि सिलेंडर लाना पड़ा, और किस कंस्ट्रक्शन वर्क में सिलेंडर यूज होता है, कहाँ क्यूब होता है। ओके, तो चलिए हम आ गए हैं स्क्रीन पे, एक बार इसको देख लेते हैं। समझ में आ गई प्रोसीजर? एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हम क्या कर रहे थे। हमारा जो क्यूब था वो रेडी हो चुका था। अब इस क्यूब को सॉरी, हमारा जो कंक्रीट था वो रेडी है, इसको हम यूज करने वाले हैं। तो उससे पहले उसके हम क्या करते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, ठीक है, रेशियो वगैरह डिफाइन करने के लिए। तो आपको क्या करना है? 150 mm का एक मोल्ड ले लेना है, 150 mm का एक मोल्ड लेना है, और इसमें कंक्रीट किसी भी रेशियो में ले लीजिए, है ना, किसी भी रेशियो में, M20 M25 किसी भी रेशियो में ले लीजिए। ये हमारे पास मोल्ड है, इसको 3 लेयर में फिलअप कर देना है। टैंपिंग राड होती है, 16 mm का डायमीटर होता है, 600 mm की लेंथ होती है, प्रॉपर कुटाई कर दीजिए। फिर इसके बाद इसको 24 घंटे के लिए इस मोल्ड को पानी में रखना है, 24 आवर के लिए। पानी में रखने के बाद उसको निकाल लीजिए। फिर आपको क्या करना है? 28 डेज बाद इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी है, बहुत आसानी से।
14 न्यूटन पर एम स्क्वायर के इसमें लोड अप्लाई करना है। ये बात आपको समझ में आ गई है? बहुत अच्छी बात है, आ गई है। तो अब हम एक बात बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत काम की चीज़ रहने वाली है, ठीक है? घबराइए नहीं, सारी चीज़ें कवर होंगी। अच्छा, मान लीजिए अपन क्या करते हैं, आपने क्यूबिकल मोल्ड यूज ना करके आपने सिलेंड्रिकल मोल्ड यूज किया। अब यहाँ पर आपने क्यूबिकल मोल्ड यूज किया था, है ना? अब आपका जो मोल्ड है ना, क्यूबिकल साइज का नहीं है, सिलेंड्रिकल मोल्ड है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है जो हाइट टू डायमीटर होता है, इसमें तो ऐसा फिक्स हाइट होता है और इसमें डायमीटर होगा। ये आपका हाइट होगा और डायमीटर। तो जो अनली हाइट जो होती है ना, 2 गुना ज़्यादा होती है, डबल होती है उसके डायमीटर के। हाइट जो होती है डबल होती है उसके डायमीटर के। तो ये वाला सवाल पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, एक जेईई एग्जाम में पूछा हुआ था कि सिलेंड्रिकल मोल्ड इज यूज, तो हाइट टू डायमीटर रेशियो कितना होता है? 2:1 होता है। हाइट इसकी 2 होगी, डबल होती है उसके डायमीटर। फिर डायमीटर कितना 150 mm, तो हाइट कितनी होगी? 300 mm होगी। हाइट कितनी होती है? 300 mm होती है। क्लियर है चीजें? 2:1 के फॉर्म में होता है। अब जनरली हाइट कितनी रखी जाती है? तो 30 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। जो मोल्ड होता है, इस मोल्ड की जो हाइट होती है 30 सेंटीमीटर यानी 300 mm होती है, और ये आपकी 15 सेंटीमीटर होती है, 150 mm होती है। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है? यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। हमने क्या बोला कि 2:1 रखते हैं, हाइट टू डायमीटर, हाइट टू डायमीटर, और जनरली हाइट कितनी रखते हैं? 30 सेंटीमीटर, और डायमीटर रखते हैं 15 सेंटीमीटर। ओके। अच्छा, अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें आपको बताने वाले हैं, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब क्या होता है, कोई हमने इमेज ली थी क्या? शायद यहाँ इमेज आपको दिख नहीं रही है। ओके, यहाँ देखिए, ये हमारे समझिए कि ये हमारे पास क्या है? यूटीएम मशीन है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है। अब इस यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर अपन क्या करते हैं? स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, सारी चीज़ें। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्यूब है, एक क्यूब है, एक क्यूब हमने रखे हैं, लेकिन आप देखिए इसमें इसमें क्लियर कट नहीं दिख रहा है। एक इमेज आप देखिए गूगल पे मिल जाएगी, इनफैक्ट मैं ही देख लेता हूँ, यदि मिल जाती है तो अभी दिखा देता हूँ आपको। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? जस्ट अ मिनट गाइस, बहुत अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी, वो इमेज मिल जाएगी तो। तो यही ऑनलाइन में ना फ़ायदा होता है आपको, क्योंकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती है, और इसमें कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं होता, टीचर के पास भी नहीं होता, स्टूडेंट के पास भी नहीं होता, बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ये ऑनलाइन का फ़ायदा है। लेकिन कई बार क्या है ना, बच्चे बोलते हैं सर नहीं, हमें तो ऑफलाइन ही चाहिए। भैया ऑफलाइन में टीचर का फिक्स होता है कि 1 घंटे पढ़ाएगा, उतने उसके 5,000 10,000 जितना भी जो चार्जेस होते हैं पर आवर के, उसके चार्जेस होंगे, है ना? डिपेंड, कई बार तो कोचिंग वाले 500 रुपये घंटे भी देते हैं, कई बार 5,000 रुपये घंटे भी होते हैं। डिपेंड करता है कि टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है, किस एग्जाम के लिए पढ़ा रहा है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो आप प्रेफर में पढ़ाई होती है, फटाफट चीज़ें निकालते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक्चुअल फीलिंग मिल जाती है ऑनलाइन के अंदर। ये ऑनलाइन का फ़ायदा है, काफ़ी अच्छा। आजकल के टाइम पे तो पढ़ना, रिसर्च करना बहुत अच्छा हो चुका है। किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं, इतना आसान है। पर डिपेंड नहीं करता, वो काम का कंटेंट होना चाहिए जो आपके एग्जाम में है। पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सिविल इंजीनियरिंग समुंदर है, कितना पढ़ेंगे आप, लेकिन आपके एग्जाम को फोकस्ड कंटेंट होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, ये आपका यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन आप देख रहे थे, इसमें आपने एक क्यूब यूज किया है। ये आपका क्यूब है, इसमें आपने प्लेट लगी हुई है, ठीक है? इसमें आपकी प्लेट लगी हुई है। तो आप एक बात बताइए, आपने लोड लगाया, आपने लोड लगाया इसमें 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर का, धीरे धीरे आपने लोड लगाया। तो लोड किस पे लग रहा है? क्यूब पे लग रहा है कि इस प्लेट पे लग रहा है? पहले तो ये लोड आपका प्लेट पे आता है, इसके बाद आपके क्यूब पे लगता है। तो अब यहाँ पास क्या होगा, प्लेट और क्यूब के बीच में फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है, प्लेट और क्यूब के बीच में फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है, जो कि क्यूब की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, या फिर क्यूब की स्ट्रेंथ लेने की क्षमता को बढ़ा देता है। फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू टेक द स्ट्रेंथ, है ना? जो ऊपर से लोड आ रहा है ना,
फ्रिक्शन वो क्या करता है, उस लोड को बियर करने लगता है, यानी क्यूब की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्यूब की स्ट्रेंथ आपको पता नहीं चल पाती, आपको जो स्ट्रेंथ मिलती है, जो स्ट्रेंथ मिलती है वो ज़्यादा बढ़ी हुई मिलती है। अब मान लीजिए इसी स्ट्रेंथ को लेकर के आप कंस्ट्रक्शन कर देते हैं तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन वर्क में बड़े साइज का क्यूब यूज किया जाता है, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर स्ट्रेंथ आपको बढ़ी हुई मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि डायरेक्टली जो प्लेट है और एक क्यूब है, इन दोनों के बीच में क्या फ्रिक्शन डेवलप होता है, जिससे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ी हुई मिलती है। ठीक है, तो जनरली यदि पूछे सवाल तो स्मॉल साइज के जो क्यूब होते हैं, स्मॉल साइज के जो क्यूब होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि स्ट्रेंथ आपको स्मॉल साइज के जो क्यूब होते हैं इसके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलती है, लार्ज साइज के क्यूब के अंदर स्ट्रेंथ कम मिलती है। इसका दूसरा बात ये भी है कि यहाँ पर जितना छोटा क्यूब है ना, ये जो प्लेट है और ये वाली प्लेट है, अपर और बॉटम, ये दोनों कन्फाइंड है, यानी ये प्लेट आपकी है, एक प्लेटें हैं और आपका एक क्यूब है। ठीक है, ये आपका क्यूब है, लेकिन ये दोनों क्या है, आपस में इस क्यूब को पकड़े हुए हैं, है ना, कन्फाइंड है प्रॉपर तरीके से। ये क्या होता है, कन्फाइंड है। ये कन्फाइंड होने की वजह से ही, बड़ा क्यूब रहेगा उतना कन्फाइंड नहीं रहेगा, छोटा क्यूब है तो प्रॉपर कन्फाइंड होता है, कन्फाइंड होने की वजह से फ्रिक्शन डेवलप होता है, इसलिए छोटे क्यूब की स्ट्रेंथ ज़्यादा आती है एज कम्पेयर टू बड़े क्यूब। साथ में इसमें क्या होता है कि जो लोड अप्लाई हो रहा है वो क्या लोड अप्लाई, नॉर्मल लोड है, ये क्या लोड अप्लाई हो रहा है, नॉर्मल लोड आ रहा है, तो ट्राई एक्सियल कंडीशन भी डेवलप होती है, ट्राई एक्सियल कंडीशन भी डेवलप होती है। ठीक है, ट्राई एक्सियल कंडीशन भी डेवलप हो जाती है। तो बड़े साइज के जो क्यूब होते हैं, उन बड़े साइज के क्यूब के अंदर स्ट्रेंथ कम आएगी। जैसे मान लीजिए सिलेंडर आप यूज कर रहे हैं, तो सिलेंडर इसमें 150 mm था इसका डायमेंशन क्यूब का, लेकिन सिलेंडर का हाइट कितना है, 300 mm है। जब 300 हाइट mm है तो ज़्यादा है, यानी सिलेंडर के केस में जो स्ट्रेंथ आएगी कम आती है, सिलेंडर के केस में जो स्ट्रेंथ आती है वो कम आती है। तो यही नोट करके हमने कुछ पॉइंट आपके लिए लिखे हैं कि द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रिसाइज देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्यूबिकल मोल्ड। जो आपने रिजल्ट प्राप्त किया है, जो रिजल्ट आपने प्राप्त किया है, जो रिजल्ट आपने प्राप्त किया है, किससे प्राप्त किया भैया, जो रिजल्ट आपने सिलेंडर से प्राप्त किया है, जो रिजल्ट आपने सिलेंडर से प्राप्त किया है वो क्यूब के स्ट्रेंथ से ज़्यादा बेटर होता है, क्यूब के स्ट्रेंथ से क्या होता है, ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, अब क्यों, जो स्ट्रेंथ आपने सिलेंडर से प्राप्त किया है ना वो 0.8 टाइम्स होता है क्यूब स्ट्रेंथ का। क्यूब की जितनी स्ट्रेंथ होगी उसका क्या होता है, 80% होता है, क्यूब की जितनी स्ट्रेंथ होगी उसका 80% होता है, 0.8 टाइम्स क्यूब स्ट्रेंथ होता है। इस चीज़ के बारे में जानिएगा। ठीक है, वही इस ट्रेनिंग इफेक्ट है जो हमने बताया अभी आपको। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कॉस्टिंग वाला मैंने बता ही दिया था, 3 लेयर में होता है। तो कोई पूछे कि जो सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, 0.8% ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ या फिर 80% ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ। मान लीजिए 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसकी स्ट्रेंथ है, तो इसमें कितनी होगी सिलेंडर केस में, 80 न्यूटन। इसलिए बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन वर्क में बड़े साइज से क्यूब यूज करते हैं। क्लियर है बातें, बहुत बढ़िया। तो बस यही चीज़ें थी बताने के लिए आपको, और इसमें एज सच कुछ खास और है नहीं। इसके अलावा हम कुछ और पॉइंट देख लेते हैं कि जो हमारे कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ना, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, यानी कंक्रीट की स्ट्रेंथ को, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं। अफेक्ट का मतलब यही होता है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप जान लीजिए। देखिए, साइज ऑफ स्पेसिमेन होता है, यानी उस क्यूब की साइज क्या है, स्ट्रेस कंडीशन क्या है, रेट ऑफ लोडिंग क्या है, वाटर सेमेंट रेशियो, कंपैक्शन, एज ऑफ सेमेंट, शेप ऑफ एग्रीगेट, सेमेंट एग्रीगेट रेशियो, साइज ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, तो इन सब पर डिपेंड करता है, इन सब के बारे में भी जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन टॉपिक को भी हम बहुत अच्छे से देख लेंगे। तो गाइज आपको ध्यान में रखना है, क्लासेस प्रॉपर स्टार्ट हो चुकी है। क्लासेस जब प्रॉपर स्टार्ट हो चुकी है तो आपको स्टार्टिंग से पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितना ज़्यादा आप डिले करेंगे उतना ही आपके लिए प्रॉब्लम होगी। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ प्रॉपर क्लासेस चल रही है। फर्दर कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग द बेस्ट तो आप 7999 720 833 या फिर 9340888429 पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपने डाउट जो भी हैं डिस्कस कर सकते हैं। अभी से पढ़िए, बहुत शानदार तरीके से सारे सब्जेक्ट आपके प्रॉपर कवर होंगे। वैकेंसी जैसे आ जाएगी ना, नोटिफिकेशन आएगा तो टाइम कम मिलेगा, उस टाइम पे लगेगा। फिर जो पढ़ने अभी हमने पढ़ाया ना आपको, तो 15 मिनट में
बोलेंगे कि क्रैश कोर्स में पढ़ाना पड़ेगा फटाफट बहुत स्पीड से, क्योंकि टाइम ही कम होता है, तो वो फीलिंग नहीं आ पाती, उस तरीके से आपके जो कॉन्सेप्ट है बूस्ट नहीं हो पाते। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। अभी हमारे पास जो टाइम है कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने का ही टाइम है, तो क्यों ना अपने इस टाइम को इफेक्टिवली यूज करें और अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा कर लें। अभी क्या, जैसे हमने टॉपिक पढ़ाया था, इस टॉपिक के आप जाके बहुत सारे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। डेफिनेटली क्वेश्चन की फीड भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उससे कर सकते हैं, खुद की बुक है तो वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हमारे पास टाइम बहुत कम होता है तो लिमिटेड जितने क्वेश्चन करवा दिए उतने क्वेश्चन करने हैं। इस एक्सप्लेन करने का टाइम कम रहता है तो बहुत स्पीड से पढ़ाना पड़ता है, डिटेल में हम पढ़ नहीं पाते। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है, टाइम है तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। और जब वैकेंसी आएगी तो उस टाइम पे रिवीजन, प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।